आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आइए पहाड़ की खबरों में सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई विभागों की समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं। सचिवालय में सीएम धामी ऊर्जा निगम परिवहन विभाग के साथ ही महिला सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मीटिंग में सभी अधिकारियों को तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं। और आपको बताते हैं कि पूरे उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं मंडल के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं मंडल के लिए तेज बारिश मौसम विभाग की चेतावनी है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत के साथ ही बागेश्वर में सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। गढ़वाल के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। डेंजर जोन में जेसीबी मशीन की आपदा स्थिति में तत्काल मदद के लिए तैनाती की गई है। 4 जुलाई तक कुमाऊं के सभी क्षेत्रों में सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। चारधाम यात्रा में आने वालों को भी अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है और इसी वजह से बरसातों के मौसम में चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों की संख्या भी घट जाती है, क्योंकि कई जगहों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जुलाई महीने के साथ मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड में बात करें तो मानसून सीजन हर बार भारी पड़ता है। इस बार भी अगर बात करें तो अगले 4 से 5 दिन गढ़वाल मंडल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, कुछ जगहों के लिए येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट यानी भारी बारिश कई जगहों पर हो सकती है। हरिद्वार में हमने देखा कि नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से बद्रीनाथ में अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है और सभी जगहों पर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले 5 दिन लोगों को खास सतर्कता बरतने की सलाह मौसम विभाग की तरफ से भी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि चारधाम रूट पर आने वाले यात्री पूरी तरीके से सावधानी बरतें, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई जगह भूस्खलन हो सकता है, दूसरी तमाम दिक्कतें बढ़ सकती हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में सभी लोगों को खुद भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यानी मानसून सीजन के साथ कहीं ना कहीं आफत की शुरुआत भी हो चुकी है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। बद्रीनाथ धाम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अलकनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद तृप्त कुंड इलाके में यात्री घटा दिए गए हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश हो रही है। अलकनंदा नदी उफान पर आ चुकी है। धाम में नारद कुंड और गांधी घाट पर पूरी तरह से ये घाट जलमग्न नजर आ रहे हैं। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर रखी है कि इन स्थानों पर कोई ना जाए, सुरक्षित स्थानों पर रहें। लोग नदी के तट पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ अलकनंदा का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्ग बह गए हैं। देखिए, मास्टर प्लान के कार्यों के लिए वैकल्पिक मार्ग जो बनाए गए थे वो भी बह चुके हैं। उधर हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण लाल कुआं इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर खड्डी मोहल्ले तक पानी ही पानी नजर आएगा आपको। पूरा इलाका जलमग्न होता हुआ आपको नजर आएगा। खड्डी मोहल्ले के लोगों को घर छोड़कर सारी रात इधर उधर अपनी बितानी पड़ी है। ये देखिए घरों की हालत क्या हो रखी है, गलियों की हालत क्या हो रखी है। ना सिर्फ गलियाँ बल्कि यही पानी घरों के अंदर लोगों के घुस रखा है। पानी के अंदर लोगों के सामान डूबे हुए आपको नजर आएंगे। लोगों का सामान, यहाँ तक कि राशन, खाना पीना जो भी है वो भी इस बारिश के पानी की चपेट में आ चुका है। बागेश्वर के कपकोट में भ्रतुंगा के पास में सरयू नदी में झील बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड निर्माण के बाद मलबा नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी का रास्ता रुक गया है और झील बन चुकी है। अब झील बनने से प्राचीन शिव मंदिर पर और भी बड़ा खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। निचले इलाकों में तबाही की खबरें आ रही हैं और ख़राब स्थिति पैदा होती जा रही है। झील के टूटने की कंडीशन के निचले भी इलाकों में बाढ़ के भी अब आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोगों ने तुरंत नदी का बहाव खोलने और सड़क निर्माण का मलबा नदी में नहीं डालने की मांग की है।
तो ये लोगों की ही गलती है जो अब देखी जा रही है। बड़ा खतरा यहाँ पर शिव मंदिर पर भी मंडरा रहा है। आसपास के लोग भी डर के साए में जीने पर मजबूर हैं। अब खतरनाक स्थिति पैदा हो चुकी है। प्रशासन उसको उस झील को निस्तारण करने की व्यवस्था करें, खाली करने की व्यवस्था करें, ताकि आसपास के गांव को खतरा न बने। लेकिन उसको मैंने विभाग की टीम को निर्देशित किया, उसको जाके देखिए, उसका झील का मुहाना खोल के पानी को धीरे धीरे उसका पानी नीचे डिस्चार्ज करा दें और उस पर लगातार हम एक नज़र बनाए रख रहे हैं। पहाड़ में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मॉनसूनी बारिश लोगों को परेशान करती है। नैनीताल शहर के लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आ सकती है। देखिए इस पर रिपोर्ट। आसमानी आफत बरसने के साथ ही अब नैनीताल शहर पर चौतरफा संकट दिखने लगा है। टिफिन टॉप चाइना पीक से लेकर शहर के बीचों बीच भी बोल्डर गिरने का खतरा है। वहीं नैनीताल को बचाने वाला बलिया नाले से ट्रीटमेंट के कामों के शुरू होने के बाद भी संकट बरकरार है। निर्माणाधीन बलिया नाले की हालत तो ये है कि कच्चा पहाड़ इस मानसून में स्थिर रहेगा या नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। में बलिया गधेरे बलिया नाले का जो आप देख रहे हैं कि आधा अधूरा काम, और मेरे समझ में तो आज तक नहीं आया है कि जो टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर को जाने के बदले ऊपर से नीचे वाला, वो कितना ये झेल पाएगा ये मानसून में हमें समझ में नहीं आता। दरअसल शहर में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोड होने से दबाव नैनीताल शहर झेल रहा है। वहीं आवागढ़ इलाके में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ठंडी सड़क पर भी लैंडस्लाइड का डर लगातार बना रहता है। हालांकि नैनीताल जिला प्रशासन ने बलिया नाले से लेकर सभी डेंजर जोन से लोगों को खुद हटने के नोटिस जारी किए हैं। तो जो लोग वहां खतरे के स्थानों में रह रहे हैं उनको तो नोटिस दिए गए हैं कि मॉनसून के सीजन में वो शिफ्ट कर लें। वर्तमान में क्योंकि काम चल रहा है और काफी तेज गति से इसको विभाग के द्वारा कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस बार की बरसात में तो इसको कंप्लीट किया जाना संभव नहीं है, लेकिन अगली बार की बरसात से पहले ये काम पूर्ण हो जाने की संभावना है। मॉनसून की बारिश शुरू हो चुकी है और सरोवर नगरी में कई जगह भूस्खलन का डर लोगों को सता रहा है। ऐसे में डेंजर जोन का जल्द ट्रीटमेंट बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। मौसम विभाग के तेज बारिश के अलर्ट के बाद रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन भी सतर्क है। जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सख्त हिदायत भी दी है कि कोई भी अधिकारी बिना परमिशन के मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएगा। डेंजर जोन में जेसीबी मशीनों की तैनाती की गई है। बारिश में मलबा आने के दौरान फौरन सड़क खोलने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रथम तो कि मुख्यालय पे बने रहें, किसी भी परिस्थिति में उनको छोड़ा नहीं जाएगा। नंबर 2, जितने भी श्रिंकिंग जोन उन्होंने तय किए हैं जनपद में लगभग 34 हैं, तो उन जगहों के अलावा भी उन जगह पे तो हमने जेसीबी लगा दी है, डेपुट कर दी है। खबर अल्मोड़ा से, जहां के कौसानी बैजनाथ स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे बनाने की मांग करने लगे हैं लोग, जिससे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों की भी अब इससे फायदा मिलने की बड़ी उम्मीद है। पहाड़ की आर्थिकी पर्यटन पर ही जुड़ी है। पर्यटकों के लिए बेहतर सड़क बनाने के लिए नेशनल हाईवे के साथ ही स्टेट हाईवे को भी 1.5 लेन या फिर 2 लेन बनाने की योजना चल रही है। अल्मोड़ा से कोसी, कौसानी, बैजनाथ को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे को अब नेशनल हाईवे बनाने की मांग हो रही है, जिससे सोमेश्वर और कौसानी को सबसे ज्यादा लाभ होगा।
लेकिन कोसी से लेकर बैजनाथ का मार्ग जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक चलते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक चलते हैं, वो मार्ग राष्ट्रीय मार्ग नहीं है। और जबकि उसके अदर दूसरा मार्ग जिस पर 10% है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो मैं समझता हूँ कि सांसद जी को और उनकी विभाग की, क्योंकि अब तो खुद ही सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री है, इस बात पर ध्यान रखेंगे। केंद्र में सड़क परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनने के बाद राज्य की सड़कों को बेहतर करने के लिए राज्य की मदद से अजय टम्टा तेजी से काम करना चाहते हैं। कोसी कौसानी बैजनाथ को नेशनल हाईवे में जोड़ने की एक तरफ तैयारी है, तो दूसरी तरफ सेंट्रल रिलीफ फंड से भी बजट देकर इस हाईवे को बेहतर करने की योजना है। अब चूंकि हमने अभी नए एनएच पर हमारा सर्वेक्षण चल रहा है और नए एनएच को भी हम करेंगे, मगर हम 2 लेन लगभग कर ही रहे हैं। कहीं ना कहीं से हम इसको प्रॉफिट दे करके हम वैसे ही, जैसे हम यहाँ से अल्मोड़ा से घाट तक का 2 लेन कर रहे हैं, वहाँ गंगोली हाट तक के भी हम 2 लेन कर रहे हैं पनार से, और पनार से गंगोली हाट से उडियारी बैंड भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे 1-2 मार्ग जो छूट जाएंगे उसको हम सेंट्रल रिलीफ फंड के माध्यम से CRF से कर देंगे। पहाड़ों में सड़क बेहतर होंगी तो पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को अपने आसपास पर्यटन स्थलों पर ही रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, उत्तरकाशी के बड़कोट में 28 दिन से पेयजल पंपिंग योजना की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 300 पोस्ट कार्ड पोस्ट किए हैं। लोगों ने उम्मीद जताई है कि पीएम नरेंद्र मोदी जब तक ये पोस्ट कार्ड उन तक पहुंचेंगे उनकी मांग जरूर पूरी होगी। 6 जून से बड़कोट के लोग धरने पर बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया जाए, क्योंकि वो यशस्वी प्रधानमंत्री है विश्व के, और जो है उनको सब पत्र डालेंगे और वो यहाँ के नागरिकों के विषय में अवश्य सोचेंगे जब हमारे पत्र जो है उनके पास पहुँचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से यही दरख्वास्त है कि वो हमारे यहाँ पंपिंग योजना को स्वीकृत करें और हमारे लिए पानी देने की कृपा करें। और आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भी लिखा है कि वो हमारी मांगों को पूरा करें। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बयान जो दिया है उस पर पूरे सदन में बवाल मच गया। उनके बयान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पलटवार किया। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान निंदनीय है और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का बयान ये दर्शाता है कि वो अपरिपक्व हैं, उनकी अपरिपक्वता को घोतक है। जो उनका आज का भाषण है वो झूठ का पुलिंदा है, और उन्होंने जिस प्रकार से हिंदू समाज को हिंसक बताने की कुचेष्टा की है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि हिंदू एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू समाज हमेशा देश की रक्षा करता रहा है, धर्म की रक्षा करता रहा है, और इनकी मानसिकता राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आते हैं या उनके इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनके बयान आते हैं, वो कभी सनातन को मलेरिया कहते हैं, मच्छर कहते हैं, डेंगू कहते हैं। इससे इनकी हिंदू मानसिकता का पता लगता है। मैं तो यही कहूँगा कि राहुल विपक्ष के नेता का जो पद होता है वो बहुत गंभीर होता है, बहुत उसकी एक गरिमा होती है। वो इस गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और पूरा भाषण उनका झूठ का पुलिंदा था। देश की जनता देख रही है। मैं यही कहूँगा कि उनको गंभीर होना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तो भगवान सद्बुद्धि दे राहुल गांधी को, पुष्कर सिंह धामी ऐसा कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष लगातार बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। सीबीआई जांच झेल रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी जांच पर अब खुलकर बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी पर हमले करता हूं इसलिए जांच चल रही है, वरना पूरे केस में ही कुछ नहीं है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। साल 2016 में सरकार में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगे। मामला सीबीआई को सौंपा गया, जिसकी जांच अभी भी जारी है। लेकिन आखिर इस केस की जांच कब पूरी होगी
और क्या हरीश रावत सीबीआई जांच में पाक साफ निकलेंगे? ये सवाल अक्सर उठते हैं। पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने हरीश रावत को वॉइस सैंपल के लिए बुलाया था, लेकिन खराब सेहत का हवाला देकर हरीश रावत दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर नहीं गए। अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पहली बार न्यूज 18 पर जांच पर चुप्पी तोड़ी। हरीश रावत के मुताबिक सीबीआई को इस केस में कुछ नहीं मिला, पर बीजेपी केस इसलिए चला रही है क्योंकि बीजेपी आज भी मुझे चुनौती मानती है। जो व्यक्ति आज भी उनका टारगेट है, नहीं तो सब जानते हैं वो सीबीआई के केस में क्या है, लेकिन क्यों नहीं मुझसे सीबीआई का केस हटाया जा रहा है? इसलिए नहीं हटाया जा रहा है क्योंकि हरीश रावत को भाजपा अपने लिए आज भी एक चुनौती मानती है। मैं धरातल पर वैचारिक रूप से उनके लिए एक चुनौती हूँ, और राजनीतिक और विकास की सोच के रूप में भी उनके लिए एक चुनौती है। कांग्रेस नेता हरीश रावत के मुताबिक सीबीआई केस बंद करके अपने फेल होने का देश में मैसेज नहीं देना चाहती। वहीं कांग्रेस में रहते हुए हरीश रावत से 36 का आंकड़ा रखने वाले सतपाल महाराज का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और कुछ न कुछ होगा, इसीलिए जांच चल रही है और जांच में सब निकलकर सामने आएगा। निश्चित रूप में सीबीआई अगर केस कर रही है और चल रहा है केस, तो उसमें कुछ चीजें होंगी, सूत्र होंगे, आधार होंगे। और आपने देखा ही होगा कि उसमें एक केस में तो एक उनका ऑफिसर था जो बात कर रहा था, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हुई थी, जिसने मोल भाव की बात भी की थी। तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये तो जांच का विषय है, जांच में सब चीज निकल के आएंगी। साफ है, हरीश रावत के मुताबिक उन पर चल रहे केस में सीबीआई के हाथ खाली हैं। तो देखना होगा कि विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े केस में जांच कब तक अंजाम तक पहुंचती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। हरिद्वार के श्यामपुर थाने में एक महिला ने हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत को खूब सुनाया। दरअसल श्यामपुर की महिला अपने पति पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत लेकर पहुंची। आरोप है कि अनुपमा रावत आरोपी पति का पक्ष लेने थाने पहुंची, जिससे नाराज होकर महिला ने अनुपमा रावत को खूब खरी खोटी सुनाई और विधायक अनुपमा रावत महिला की बात चुपचाप सुनती रही, फिर उल्टे पांव वापस चली गई। हरिद्वार से अगली खबर, जहां पर एक ट्रैवल एजेंसी संचालक को उसके ही ऑफिस में घुसकर कुछ लोगों ने जबरदस्त पीटा है। करीब 7 से 8 लोग राजेश कुमार के ऑफिस में घुसे और पहले बातचीत की, लेकिन कुछ ही देर के बाद मारपीट शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और बाकी जो साथी आए हुए थे उन्होंने भी हाथ साफ किया, जमकर पीटा है। ऑफिस में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई हैं। पुलिस को शिकायत दी गई है, केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुट पड़ोसी कारोबारी हैं और गाड़ी खड़ी करने को लेकर अक्सर कहासुनी हुआ करती थी, लेकिन अब की बार मारपीट हो गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सोमवार को नए कानूनों के तहत पहला केस दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिश भी तेज हो गई है। हरिद्वार के ज्वालापुर में विपुल भारद्वाज ने लूट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। बताया गया है कि आरोपी उसे गंगा में धक्का देकर फरार हो गया, जिसके बाद ज्वालापुर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 309 के तहत केस दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत आज समस्त देश के साथ साथ हरिद्वार में भी इसे लागू किया गया है। आज पहला जो अभियोग है वो थाना ज्वालापुर में एक लूट का मुकदमा जो 309/4 बीएनएस में लिखा गया है भारतीय न्याय संहिता में। हम लोग इस जो भारतीय न्याय संहिता है इसको तत्परता से और पूरे मनोयोग से इसको पालन कराएंगे। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, इससे जुड़ी जरूरी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। सोमवार को देहरादून में इंटरस्टेट मीटिंग हुई है और देहरादून पुलिस हेडक्वार्टर में मीटिंग को लिया गया है। उत्तराखंड के अधिकारियों के अलावा यहां पर यूपी और हिमाचल प्रदेश के अधिकारी भी मौजूद रहे। आईबी के डिप्टी डायरेक्टर के साथ रेलवे के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के अधिकारी भी वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सही तरीके से कराने के लिए बातचीत की गई है। अलग अलग राज्यों में आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए बातचीत की गई है।
इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी ये बातचीत की गई है। साथ ही तय किया गया है कि कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत होगा और डाक कांवड़ के लिए अलग रूट प्लान बनेगा। कांवड़ मेले में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग किया जाए। कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट इशू था डिस्कशन के लिए। ट्रैफिक प्लान में हमारा किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा, बाकी और मैनेजमेंट में किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा। 10 मई से लेकर 30 जून तक उत्तराखंड के चारधाम में लगभग 30 लाख यात्री पहुंचे हैं। इसमें सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ धाम में पहुंचे। 30 जून तक केदारनाथ में 10,06,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले साल यात्रा 22 अप्रैल को शुरू हुई थी और तब 30 जून तक 30 लाख यात्री आए थे, लेकिन इस बार 50 दिन में ही यात्रियों की संख्या इस आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। बद्रीनाथ में करीब 8,20,000 यात्री हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में मिलाकर 10 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि चारधाम में हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है और इस साल तो रिकॉर्ड टूटेगा। पिछले साल चारधाम यात्रा में 56 लाख यात्री पहुंचे थे। सोचते हैं कि भाई धर्म भी कर लो और सुंदरता को भी देख लो, तो ये दोनों चीजें जो हमारे उत्तराखंड में उपलब्ध हैं इसके लिए आते हैं। और चार धाम तो बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, इंटरनेशनली बहुत फेमस यात्रा है, तो लोग इसका भी जो है आनंद लेते हैं और पुण्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। उम्मीद है कि लास्ट ईयर जो 56 लाख टोटल नंबर नवंबर कपाट बंद होने तक और ऊपर नहीं, निश्चित रूप में हम रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। आजादी के बाद भले ही भारत में सड़कों का जाल बिछ गया हो, लेकिन पिथौरागढ़ जिले में आज भी एक गांव ऐसा है जहां तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर का कठिन पैदल सफर करना होता है। यहां के ग्रामीण दर्शकों से रोड बनाने की फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद आज भी अनसुनी है। रिपोर्ट देखिए। एक्सप्रेस हाईवेज के आज के दौर में ये जानकर किसी को भी हैरानी होगी कि पिथौरागढ़ के कनार गांव तक पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। धारचूला तहसील का कनार गांव रोड न होने की वजह से एक नहीं कई दिक्कतों से जूझ रहा है। 2000 की आबादी वाला ये गांव रोड न होने से एक ऐसे टापू में तब्दील हो गया है जिसका बाकी दुनिया से कोई नाता नहीं है। कनार के ग्रामीण दशकों से रोड के लिए नेताओं से लेकर अफसरों तक की दहलीज पर सैकड़ों फरियाद लगा रहे हैं, फिर भी ये गांव रोड से नहीं जुड़ पाया। 18 किलोमीटर दूर पड़ता है बरम से कनार, जहाँ पर जो है गर्भवती महिलाएं जो है कभी दिक्कत आती है तो बहुत मुश्किल से डोली में ला करके जो है उनको पिथौरागढ़ पहुँचाना पड़ता है, जिला मुख्यालय तक पहुँचाना पड़ता है। और वृद्धावस्था जो लोग हैं उनको कभी बीमारी हो गई तो उसमें भी जो है हमको ऐसे डोली के सहारे से लाना। और रोड न होने से नाराज कनार के ग्रामीणों ने बीते 4 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी किया है। असल में छिपला केदार पर्वत के बीच बसे कनार के लिए अस्कोट सेंचुरी एक अभिशाप बन गई है। सेंचुरी एरिया होने की वजह से इस इलाके को रोड से जोड़ पाना कठिन हो रहा है। यही नहीं, कनार क्षेत्र बेशकीमती वन संपदा का भी भंडार है। 31 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित रोड की राह में एक रोड़ा वन अधिनियम भी है, जिसके निपटने के लिए अब प्रशासनिक स्तर पर कुछ कोशिशें भी तेज हुई हैं। बनाई जाए, इसके लिए कार्रवाई ऑलरेडी गतिमान है। इसके लिए CLN को सर्च कर रहे हैं और लगभग 31 हेक्टेयर CLN की आवश्यकता है, तो उसके चयन की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही उसका चयन हो जाएगी हम लोग फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का प्रपोजल अपलोड कर देंगे। गांव में रोड न होने की वजह से जहां हेल्थ सिस्टम पटरी से उतरा है, वहीं शिक्षा के लिए भी बच्चों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये हालात तब है जब कनार प्राकृतिक तौर पर काफी सुंदर इलाका है। ऐसे में अगर इस गांव तक रोड बनी तो हजारों की आबादी तो मुख्य धारा से जुड़ेगी ही, साथ ही एक नए पर्यटन स्थल के दीदार भी लोगों को आसानी से हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं पहाड़ की टॉप 10 खबरें। चमोली की नीति घाटी में बारिश के चलते पहाड़ से गिरे पत्थर बोल्डर जिससे एक ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया।
नैनीताल में हल्द्वानी नैनीताल रोड पर कई जगहों पर मलबा आ गया है, जिसे प्रशासन की टीम ने हटाया है। रामनगर में पीपीपी मोड़ पर चल रहे अस्पताल को अब सरकार चलाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि लोग लंबे समय से अस्पताल को पीपीपी मोड़ से हटाने की मांग कर रहे थे। पिथौरागढ़ के क्वारब में रोड की बदहाल से नाराज ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। हरिद्वार के बहादुराबाद में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। रामनगर में पुलिस ने 3 नए कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। विकासनगर में भी 3 नए कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया गया है। कोटद्वार व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। बागेश्वर में 3 महीने के बाद जनता दरबार लगाया गया। जन सुनवाई में 20 शिकायतें आईं। और भीमताल में हरेला मेले को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भीमताल विधायक ने विकास भवन में मेले को लेकर बैठक की है।